अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आवर न्यू सीरीज जो कि अभी हाल ही में मैंने डिज़ाइन किया है आप सबके लिए। सो इस सीरीज़ के अंदर व्हाट वी विल बी डूइंग इज़ दैट हम हर सब्जेक्ट के हाई यील्ड एमसीक्यूज़ को लेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे आपका फ़ायदा ये होगा, एक तो ये एमसीक्यूज जो होंगे जितने भी होंगे ये पास पेपर से मैं लूंगा और इनके कॉन्सेप्ट्स को जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो देयर इज अ हाई चांस कि ये एमसीक्यूज आपके पेपर में भी आएंगे। टू माय नॉलेज ये एमसीक्यूज ऐसे एमसीक्यूज हैं जिनका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एट एमबीबीएस लेवल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इन एमसीक्यूज को एक नज़र तो ज़रूर देखें और इनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। एक प्रो टिप मैं आपको देता जाऊँ, दैट इज़ कि आपने जब मैं एमसीक्यूज आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, लेट्स से अभी हम अपनी स्क्रीन पे वो चीज़ ले आते हैं। ओके, सो जैसे मैं आपके साथ अभी एमसीक्यूज डिस्कस करूँगा तो आपने पहले इनके जो जितने भी ऑप्शंस हैं, ये जो जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें से ऑप्शन डिसाइड कर लेना है जो आपको लगता है। ठीक है, आफ्टर दैट जब मैं मतलब आप वीडियो को पॉज कर लेना, अपना डिसाइड कर लेना। उसके बाद जब मैं वीडियो को दोबारा वीडियो में आंसर बता दूंगा तो आपने मैच भी करना है कि आपका क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया आपने, और फिर जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपके कहाँ पे गड़बड़ हुई तो फिर हम उसको करेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम बायो को डिस्कस करेंगे। बायो के अराउंड 10 एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगा और इनके कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे सामने है, दैट इज कि जब आपके पास लो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का टिश्यूज के अंदर, ठीक है, तो फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? क्या वो डिसोसिएट होता है या फिर वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है या फॉर्मेशन करता है या ट्रांसफॉर्मेशन करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए अंडरस्टैंड करना कि अगर इस डायग्राम पे आते हैं तो यहां देखें, लो पार्शियल प्रेशर या फिर पार्शियल प्रेशर का सिंपल मतलब ये होता है कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं या फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है पार्शियल प्रेशर। अब जितने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा। इस एमसीक्यू से हमें यह समझ आ रहा है कि अगर एक हमारे पास टिश्यू है और उस टिश्यू के अंदर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब है कि उसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम है। ठीक है, तो उसके अंदर जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम हैं तो वहां पर जो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जो कि आप इस तरह देखते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ये फॉर्म होती है बेसिकली। तो अब हमारे पास टिश्यू के अंदर लो पार्शियल प्रेशर होने की वजह से आपको मैं दिखा सकूं तो टिश्यू के अंदर हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर है वो लो है, जिस वजह से अब हमें क्या करना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करना पड़ेगा। ठीक है, डिसोसिएट करेगा, यहां से हीमोग्लोबिन अलहदा होगा, ठीक है, ऑक्सीजन से, ताकि जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल हो सके टिश्यू में यूजेज के लिए। सो हमारे पास जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी डिसोसिएशन। ठीक है, होप सो कि आपको इसका कॉन्सेप्ट किसी हद तक समझ में आया हो। अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। सही है, हम आते हैं दूसरे एमसीक्यूज पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थोरेसिक लिम्फ डक्ट, ठीक है, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में होती है, वो कहां पर ओपन होती है? ये सिंपल सा एमसीक्यूज है। ओके, सो इसके अंदर आपको करना बेसिकली क्या है, ये एक सेकेंड, एमसीक्यूज के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसको जरा थोड़ा करेक्ट कर दूं। तो ये बीटा ऑप्शन है, ये चार्ली ऑप्शन है, ये अल्फा और ये डेल्टा। ओके, सो यहाँ पर हमसे वो पूछ रहा है कि थोरेसिक लिम्फ डक्ट कहाँ ओपन होती है। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाया है। बेसिकली आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो क्या करता है, जो दो सेल्स होते हैं, लेट्स से ये दो सेल्स हैं, इनके दरम्यान में फ्लूइड का एक्सचेंज होगा। अब इस फ्लूइड के एक्सचेंज में इट्स नॉट पॉसिबल कि 100% जो चीज़ है वो ट्रांसफर हो जाएगी, कुछ ना कुछ बीच में हमारे पास वाटर, जो कुछ भी जो चीज़ें हैं वो रह जाएंगी। ठीक है, तो जो कुछ मटेरियल यहाँ रह जाएगा उसे हमें दोबारा पंप करना है टू द बॉडी। ठीक है, ये पंप करना है टू द बॉडी में दोबारा वापस डालना है। इसके लिए हम यूज करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहां पर बेसिकली एमसीक्यू में हमसे पूछ रहा है कि मैंने आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड का भी समझा दिया कि दो सेल्स के दरम्यान में जो हमारे पास फ्लूइड बच जाता है उसको हम कहते हैं। एंड अब आगे आ जाए तो वो पूछ रहा है जी, आगे यहाँ पर वो डायग्राम में है कि यहाँ से लिम्फ से जाएगा ये कैपिलरीज में, कैपिलरी से जाएगा लार्जर लिम्फ वेसल्स में। ठीक है, वहां से एफरेंट लिम्फ से जाएगा लिम्फ नोड में। लेट्स से
ये हमारे पास एक लिम्फ नोड है, ठीक है, ये प्यारा सा हमारे पास एक लिम्फ नोड है, ये अजीब सा बन गया थोड़ा, इसके तिल बन गया यहाँ पे, बट यहाँ पर हमारे पास एक लिम्फ नोड है जिसमें एफरेंट वेसल्स आ रही हैं, ठीक है, दीज आर द एफरेंट वेसल्स। एफरेंट ए से याद रखें, ठीक है, तो ये आ रहे हैं, और जो ई है, ई से एग्जिट याद रखें, जा रही हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये जा रहे हैं और वो आ रहे हैं, आना जाना इनका लगा हुआ है। बीच में हमारे पास लिम्फ नोड जो है वो खुशी से दोनों को एक्सेप्ट कर रहा है, किसी के आने को और किसी के जाने को। जिंदगी में भी आपको ऐसे करना चाहिए, सही है, किसी के आने जाने से आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, सो ये मैंने थोड़ा सही कर दिया। ओके, सो ये हमारे पास लिम्फ नोड होता है जिसमें एफरेंट से माल आया और इफरेंट से निकल गया। नाउ यहां पर भी वो डायग्राम के अंदर दिखा रहा है कि एफरेंट से आया, इफरेंट से चला गया। अब यहां से थ्रू डिफरेंट लिम्फ डक्ट्स हो गई, ठीक है, ये ट्रंक्स होगी, उनके थ्रू हमारे पास इसने जाना होता है इन दो जगह पे। अब वो जो दो लार्ज डक्ट्स हैं उनमें से एक होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट और एक होती है थोरेसिक डक्ट। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट नहीं होती, उसे हम कहते हैं थोरेसिक डक्ट। हमसे पूछा गया गया थोरेसिक लिम्फ डक्ट। अच्छा, थोरेसिक डक्ट जो है ये ड्रेन करती है इनटू लेफ्ट इंटरनल जगुलर वेन या फिर लेफ्ट सबक्लेवियन। इसी तरह राइट करेगी इनटू द राइट इंटरनल जगुलर या फिर राइट सबक्लेवियन वेन। अब आ जाते हैं अपने ऑप्शंस पे। तो सुपीरियर वेना केवा निकल गया, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। इंफीरियर वेना केवा निकल गया, और रेनल वेन तो आप वैसे ही रूल आउट कर देते क्योंकि हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर रेनल वेन्स का कोई लेना देना नहीं होता। हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है, दैट इज गोइंग टू बी आपका बीटा ऑप्शन, विच इज सबक्लेवियन वेन। सही है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देना चाहिए। यहां पर आप अगर इसको और जरा सही करके लिखना चाहें तो हम कहेंगे कि यार सिर्फ सबक्लेवियन वेन ना लिखें, आप लिखें लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ठीक है, लेफ्ट सबक्लेवियन। ये मैंने बहुत बुरा करके लिखा है, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो लेफ्ट सबक्लेवियन आप इसी से गुजारा करें, ये दोबारा मैंने बुरा लिख दिया, खैर है, आपको समझ आ गई होगी। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस एमसीक्यूज। मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी आपको दे दिया है। पूरा जो ग्राफ है, ये टेबल है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसको आप समझ लेंगे तो आपके लिए आगे इजी हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यूज। इसका कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली आपको समझ आ गया होगा। ओके, ये बड़ा मजेदार एमसीक्यूज है। इसमें वो पूछ रहा है कि जो ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसमें क्यूआरएस क्या होता है। हम पूरे को समझ लेते हैं। ओके, सो ये हमारे पास एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं पी, फिर हमारे पास आता है क्यू आर एस, एंड फिर आता है हमारे पास विच वी कॉल एस, ये क्या हो गया। ओके, सो फिर यहां पे हमारे पास आता है टी। नाउ जो हमारे पास पी होता है इसे हम कहते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। ओके, ये जो क्यूआरएस है इसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अच्छा, जो डीपोलराइजेशन होती है ना, उसको हम सिस्टोल भी कहते हैं। उनको आप सिस्टोल भी कह सकते हो, ठीक है, इसको हम सिस्टोल भी कह सकते हैं। तो ये भी हमारे पास सिस्टोल होगा, ठीक है। तो टी क्या है? टी बेसिकली है वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन। ये होगी रीपोलराइजेशन, बट ये होगी किसकी? वेंट्रिकल की। ये मेरे पास पेज यहाँ खत्म हो गया। एक सेकंड मैं इसको सही करके लिख देता हूँ ताकि आपके लिए ना अच्छा एक नोट्स बन जाए। ओके, सो ये होगी आपके लिए रीपोलराइजेशन। तो आपको इस डायग्राम से तीन बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई। कि एक तो है जी कि ये जो क्यू आपके सामने, मैं एक कलर चेंज करके आपको थोड़ा समझाना चाह रहा था। ये जो हमारे पास, एक सेकंड, ये जो हमारे पास क्यू है, ये हमारे पास है एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन को हम कहते हैं सिस्टोल। अच्छा, फिर हमारे पास आती है वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन। तो क्यूआरएस क्या है? वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन, अगेन बात तो वो सिस्टोल है, तो ये हो जाएगी एट्रियल सिस्टोल और ये हो जाएगी वेंट्रिकल की। तो आप एमसीक्यूज के ऑप्शंस में, क्योंकि हम यहां पर समझ रहे थे, ओके, सो इट इज द वेंट्रिकल सिस्टोल।
सो आपको एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शन तो अपना मिल ही गया होगा कि क्यूआरएस हम कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल को, और यहां पर अल्फा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डायस्टोल, डायस्टोल यहां पर नहीं बन सकता, वैसे जो टी ऑप्शन है ये रिपोलराइजेशन है, ठीक है। तो रिपोलराइज या फिर पोलराइज स्टेट को हम डायस्टोल कह लेंगे, सही है, डायस्टोल। तो मैंने आपको बाकियों को भी बता दिया कि ये जो है आपसे अगर पूछा जाए तो ये नहीं होगा। एट्रियल सिस्टोल तो पी को कहते हैं, ये भी नहीं होगा। और रिकवरी सिस्टोल, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको इस डायग्राम के अंदर नहीं समझ आएगा, इसके लिए हमें एक डिफरेंट डायग्राम को देखना पड़ेगा। सो ये वाला एमसीक्यूज भी आपका हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। तो अगला एमसीक्यूज है जी, व्हेन वाटर कंटेंट इन बॉडी बिकम्स हाई व्हाट विल हैपन। ओके, तो ये है हमारे पास बॉडी, ओके ठीक है, ये हमारे पास बॉडी ना। बॉडी जो है इसका नाम मैं रख देता हूं, कुछ भी रख दो यार, इसका रख देते हैं, क्या नाम रखें, चलो छोड़ो पर इसे बॉडी कह देते हैं बस। ओके, सो बॉडी जो है, बॉडी के अंदर वो कह रहा है कि वाटर कंटेंट हो गया है हाई, तो इसमें वाटर जो है दैट इज वेरी हाई, बहुत हाई है। अब वो कह रहा है कि क्या होना चाहिए, व्हाट विल हैपन, क्या एडीएच का रिलीज जो है वो इनहिबिट होगा। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है, एडीएच जो होता है, दैट इज रिलेटेड टू कंटेनिंग, मतलब वाटर को रिटेन करने में, कंटेनिंग कह रहा हूं, रिटेन करता है ये वाटर। ओके, तो ये वाटर को रिटेन करता है, रिटेन वाटर, सही है। अच्छा, फिर दूसरा ऑप्शन है एडीएच विल बी रिलीज इन लार्ज अमाउंट। ओके, चार्ली ऑप्शन में वो कह रहा है एल्डोस्टेरोन विल बी रिलीज। तो एल्डोस्टेरोन को अगर हम समझे ना, तो एल्डोस्टेरोन बेसिकली क्या करता है, अगर लेट से हमारे पास ये एक सेल है, एल्डोस्टेरोन ऐड करके ना सोडियम के इन्फ्लक्स को बढ़ाता है, सोडियम के इन्फ्लक्स को बढ़ाता है, पोटाशियम के इन्फ्लक्स को बढ़ाता है, ठीक है। तो जब भी आप एक चीज याद रखिए, जब भी सोडियम टिश्यू में आएगा तो सोडियम के पीछे पीछे, सोडियम के बिल्कुल क्या कहते हैं कि सोडियम का एक बहुत पक्का दोस्त होता है वाटर। तो सोडियम गया तो वाटर भी गया अंदर, तो एल्डोस्टेरोन तो टिश्यू के अंदर लेके आ रहा है वाटर को, यानी बॉडी के अंदर ये भी रिटेन ही कर रहा है, ठीक है। तो डेल्टा ऑप्शन में वो कह रहा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी विल प्रोड्यूस एडीएच। ओके, सो यहां पर अगर हम देखें तो क्लियरली एक ऑप्शन हमें ऐसा मिल रहा है जिसके अंदर बात कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रही है, दैट इज अल्फा ऑप्शन। अब समझाता हूं आपको कैसे। देखो, बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा हो गया है और एडीएच का काम होता है वाटर को रिटेन करना, बट हमें यहां वाटर को रिटेन नहीं करना। तो अल्टीमेटली बॉडी में एडीएच जो है उसको इनहिबिट किया जाएगा ताकि वाटर रिटेन ना हो ज्यादा। एल्डोस्टेरोन भी नहीं रिलीज होना चाहिए, एल्डोस्टेरोन भी इनहिबिट होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर वाटर जो है वो रिटेन ना हो, ठीक है, ये भी इनहिबिट होना चाहिए, सही है। और इसी तरह ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें डैश इज द स्ट्रक्चर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन विच फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ओके ओके, हम समझ गए। ओके, सो मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। अगर मैं ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, जसारत करूं, तो यहाँ पर आपकी जो आ जाती है ओवरीज आ जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर ओवरीज आ गई, ठीक है, ये हो गई आपकी ओवरीज, ये हो गई आपकी ओविडक्ट। ओविडक्ट या फिर हम इसको कह देते हैं कि फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसे हम कह देते हैं ओविडक्ट। इसका दूसरा नाम फेलोपियन ट्यूब भी याद रखना बच्चों, ये भी आ जाता होता है। तो फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ओके, ये होता है आपका यूट्रस, एंड उसके बाद आ जाता है सर्विक्स, एंड ये आपका आ जाएगा वेजाइना। यहां पर एक छोटी सी ओपनिंग होगी, उसको हम कह देंगे सर्विक्स। ओके, तो ये आ गया सर्विक्स, एंड एक सेकेंड, ओके, और ये आपका आ जाएगा वेजाइना। सो आपसे पूछा क्या गया है कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होगी। एज एवरीवन नोज के आपका जो स्पर्म है वो यहां से ट्रेवल करेगा एंड ट्रेवल करके जाएगा इस जगह पे। इस जगह को हम क्या कह रहे हैं, यहां पर हमारे पास होती है फर्टिलाइजेशन, और इसको हम कहते हैं ओविडक्ट। यहां पर होगी हमारी फर्टिलाइजेशन, इसे हम कहेंगे ओविडक्ट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, दैट शुड बी डेल्टा, ठीक है। इसमें टी मिसिंग है, टी मैंने डाल दिया,
ओके, सो ये हमारे पास जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। सर्विक्स नहीं बन सकता, यूट्रस नहीं हो सकता, ओवरीज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली डेवलप्स इनटू स्पर्म्स। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ना, ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने का जो एक मैं आपको एडिशनल बात ही बता रहा हूं। अच्छा, उसमें बेसिकली ये होता है कि आपका जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, स्पर्मेटोगोनिया टोगोनिया, ओके, उससे जो आपका बनेगा स्पर्म, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और ये मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस का आपके पास पड़ा हुआ है, यानी जो बिल्कुल आपका एसटीज के अंदर पड़ा हुआ है, इसका कुछ भी नहीं बना, कोई हाल पूरा हाल नहीं है। ठीक है, बाकी इसका आपको ना पूरा वो एक टेबल भी आपकी बुक के अंदर शायद बना हुआ है, तो वो भी आप देखोगे ना तो आपको समझ आएगी ना। वो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली डेवलप्स इनटू स्पर्म्स। डायरेक्टली स्पर्म में डेवलप होता है, ये तो मैंने कहा कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना स्पर्मेटोजेनेसिस है, और इसमें हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मियोसिस होती है 1, मियोसिस 2 और वो सब कुछ, बट इनमें जो स्पर्मेटिड है ये एक ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल इसके लिए करेक्ट है, क्योंकि स्पर्मेटिड में, दोबारा आ गया एक सेकेंड, तो स्पर्मेटिड जो है ये बेसिकली क्या है जी, एक तो पहली बात ये हैप्लॉइड होगा। ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, ये मैच्योर होता है, इसमें गोल्गी बन जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, टेल आ जाती है, वो सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो आपका प्रॉपर अगर मैं स्पर्म है वो बन जाता है, और ये फिर स्पर्म पूरा बन जाएगा। यानी जो डायरेक्टली उसने जो डाल दिया ना ऑप्शन, उससे प्रॉब्लम हुई, तो डायरेक्टली तो स्पर्मेटिड ही स्पर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कि आपको एडिशनल बात बता रहा हूं, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। कैसा मजेदार हो गया, तो इजी एमसीक्यू था, बट इसके पीछे ये दो कॉन्सेप्ट थे, एक ये और दूसरा ये, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट आपके साथ शेयर कर, तो ये भी बड़ा इजी एमसीक्यू था, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम। ओके, सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इसका आपको स्पर्मेटेड मैंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन stimulates the production of estrogen hormone which has two targets. ओके 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 ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ठीक है, तो एक तो हमें पता होना चाहिए कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इट इज आ ट्रॉपिक हार्मोन। ये एक हमारे पास ट्रॉपिक हार्मोन, इसका कॉन्सेप्ट आगे भी आएगा एमसीक्यूज में, तो उसको भी मैं हिट नहीं करूंगा, वहां आपको समझाऊंगा। बस यहां आप समझ लीजिए ट्रॉपिक हार्मोन सही है, ये बेसिकली एक्ट करता है एस्ट्रोजन के ऊपर, और उसका काम होता है, एस्ट्रोजन का काम होता है दो चीजों पे। एक इसने क्या करना होता है, अगर मैंने वो ऊपर वो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, दोबारा मैं बना देता हूं, एक सेकेंड दोबारा बना देता हूं आपके लिए, दैट इज गोइंग टू बी लाइक दैट। ठीक है, ओके, सो यहां पर ना हमारा ये यूट्रस था, यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस जो है वहां पर ये बेसिकली एस्ट्रोजन एक्ट करता है, और ये एक्ट क्या करता है कि उसको प्रिपेयर करता है फॉर कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब क्या होता है, कंसेप्शन का मतलब होता है, ये बड़ा सिंपल सा कुछ आपका उठ के आ जाएगा। कंसेप्शन का मतलब होता है कि यूट्रस में जो आपका प्रॉपर अब जाइगोट जो आप कह रहे हैं कि फर्टिलाइज जो आपका एग है या फिर ओवम है जो अब फर्टिलाइज हो गया है, उसकी इम्प्लांटेशन के लिए हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसे हम कंसेप्शन कहते हैं। तो यहां पर मैं इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन मतलब किस चीज की, ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। सही है, सो एक तो एस्ट्रोजन का काम हो गया यूट्रस पे से कंसेप्शन के लिए रेडी किया, एंड दूसरा हम सबको पता है कि ये ओवरीज के ऊपर काम करता है ताकि वहां पर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो प्रॉपर टाइम पे ल्यूटिनाइजेशन करे और फिर आगे प्रोजेस्टेरोन अपना काम करे। तो दूसरा इसका काम होता है ओवरीज के ऊपर। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास दो ऑप्शंस कौन से हैं जिनमें ओवरीज और यूट्रस आ रहा है, तो वही हमारे करेक्ट ऑप्शंस होंगे। सो अवर करेक्ट ऑप्शन शुड बी, देखो
यहाँ पर समझो एक चीज को, अल्फा नहीं हो सकता, यूट्रस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं होता। अच्छा, बीटा ऑप्शन में वो कह रहा है ओवरीज एंड यूट्रस, ओके यही हमारा ऑप्शन होगा। चार्ली में कह रहा है यूट्रस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, नहीं पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। एंड ओवरीज और हाइपोथैलेमस बिल्कुल लॉजिक ही नहीं बन रही। सही, तो मैंने इनके पीछे की आपको वजह बता दी। एंड हम अगले एमसीक्यू पे बढ़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर्स व्हेन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहाँ पे कुछ चीजें समझ लो। पहली चीज ये है कि हमारे पास ये है ए बैंड, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द होता है हमारे पास आई बैंड, ठीक है। अगर मैं यहां पर ये बना रहा हूं तो ये आप देख लेना, ठीक है। बाकी ये जो है अटैच होते हैं थ्रू क्रॉस ब्रिजेस, ठीक है। और अब हुआ ये कि ये आपका हो गया, अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो ये हो गया आपका आई बैंड, और ये आपका हो गया ए बैंड। ना आई बैंड की मिड लाइन को हम क्या कहते हैं, जी लाइन या फिर जी जोन कहते हैं, और इन दोनों के दरमियान वाली जगह को हम कहते हैं सार्कोमेयर, सार्कोमेयर, ठीक है। और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, जी लाइन। तो हमने थोड़ा फंडामेंटल्स डेवलप कर लिए। और एक इसके अंदर चीज याद रखना। ओके सो अब हम जाते हैं एमसीक्यूज के ऊपर, जिसमें वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, ठीक है, जो होंगी जब हम क्या करेंगे जी, क्या कह रहे हैं जी, वन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट। अब स्केलेटल मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, हम एमसीक्यूज को पढ़ते हैं, हमने इसकी बेसिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है। नाउ एमसीक्यू में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरी लाइन एक दूसरे के करीब आएगी, यानी आई बैंड शॉर्ट करेगा। तो पहले ऑप्शन में जाते हैं, वो कह रहा है आई बैंड शॉर्ट ओनली। ये ओनली वाली गड़बड़ नहीं चाहिए हमें, ओनली नहीं होगा। ओके, हम आगे देखते हैं, ए बैंड शॉर्टन्स एंड जी लाइंस मूव अपार्ट। तो ये देख ले, मूव अपार्ट कर रही है, मूव अपार्ट तो नहीं कर रही, ये तो मूव टुवर्ड्स ईच अदर कर रही है। अच्छा, चार्ली में देखें तो आई बैंड शॉर्टन, जी लाइंस कम क्लोज टू ईच अदर। ओके, दिस एमसीक्यूज इज मेकिंग सम सेंस। एंड डी में सबसे एक्यूरेट बन रहा है। वैसे तो अल्फा भी बन सकता है, बट अल्फा के अंदर उसने ओनली यूज कर लिया, ठीक है। और यहां पर हमें देखना यह है कि जो हमें बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन मिलेगा हम उसकी तरफ जाएंगे। तो चार्ली इज द ऑप्शन फॉर अस, ठीक है। ओके, सो हमारा लास्ट एमसीक्यू है, दैट इज द ऑल द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी आर ट्रॉपिक हार्मोन्स एक्सेप्ट। नाउ ट्रॉपिक के पीछे मैंने बात की, ट्रॉपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो डायरेक्टली अटैक करते हैं या फिर डायरेक्टली अपने टारगेट के ऊपर काम नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली अपना काम करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली यानी किसी के थ्रू करेंगे। जैसे हमने एफएसएच को पढ़ा, एफएसएच ने क्या किया, एस्ट्रोजन रिलीज कराया, और एस्ट्रोजन ने क्या किया, एस्ट्रोजन ने जाके काम किया ओवरीज के ऊपर, एंड आपके इसके अलावा किस पे काम किया जी, यूट्रस के ऊपर, सही है। तो ये तो यानी इनडायरेक्टली काम करेगा, सही है, इट्स गोइंग टू वर्क बट इनडायरेक्टली। अच्छा, दूसरे होते हैं नॉन ट्रॉपिक। नॉन ट्रॉपिक, नॉन ट्रॉपिक क्या करते हैं, डायरेक्टली अटैच क्या होता है, डायरेक्टली जाके अपने टारगेट के ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। ये होते हैं डायरेक्टली काम करने वाले, ठीक है। इन्हें अगर आपने कुछ कहा है तो ये आपका काम डायरेक्टली करेंगे। एक सेकेंड, उसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, ओके, इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन आ जाएगा, ठीक है, ग्लूकागॉन आ जाएगा, बहुत सारे आप हार्मोन्स इसमें लिख सकते हो। मैं आपको वही बता रहा हूं जो आपकी बुक में मेंशन है, ठीक है। एफएसएच यहां पे मैंने आपको बताया, इसके अलावा ट्रॉपिक कौन से हो सकते हैं, गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है मेरे ख्याल में, हाँ गोनाडोट्रोफिन दिया हुआ, गोनाडो सिर्फ लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद आपका टीएसएच हो सकता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आपका और कौन सा बताए, हाँ एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये ऑप्शन आपके दिए भी हुए हैं। ओके, सो हमें समझ आ गई कि ट्रॉपिक हार्मोन्स कौन से होते हैं और नॉन ट्रॉपिक कौन से होते हैं, और इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, किस तरह काम करते हैं। तो यहां पर अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें तो हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन यहां से करेक्ट बनने वाला है। बाकी सारे जो हैं ये सारे के सारे जो हैं ये ट्रॉपिक हार्मोन।
ओके, सो दिस वाज द लास्ट एमसीक्यूज। होप सो कि आपको जो है ये जो न्यू सीरीज है ये पसंद आए, ठीक है। तो आप जाके ना कमेंट्स करें, ठीक है, कमेंट करें अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा आप जो है इसको शेयर भी करें, ठीक है, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, थोड़ा नेकी कमाएं। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो आप मुझे सजेस्ट करें कि आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आप बता सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग फॉर यू, ठीक है, आप सबके लिए। बाकी इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड अल्लाह हाफिज। ओके।